हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्रिया। तो क्रिया से संबंधित हम लोग थियरी और क्वेश्चन करेंगे। अभी तक क्रिया में जितनी भी समस्याएं आ रही थी आप लोगों को, ये वीडियो देखने के बाद क्रिया की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे होंगे आप 100% करके आएंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी थियरी देखते हैं। इस थियरी में वन शॉट कवर किया गया है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को इसमें लिया गया है। जैसे क्रिया, तो क्रिया जो है ये किस क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम लोग धातु कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्रिया कैसा शब्द है, विकारी है कि अविकारी है? तो क्रिया कैसा है? विकारी शब्द है। अब क्रिया जो है 3 प्रकार से बनाई जाती हैं। वो कौन कौन से तीनों प्रकार हैं? धातु से हम क्रिया बनाते हैं, संज्ञा से बनाते हैं और विशेषण से बनाते हैं। जैसे अगर खा धातु है तो खा से खाना हो गया, बात है तो बतियाना हो गया, गरम है तो गरमाना हो गया। ये क्या है? धातु, संज्ञा और विशेषण के द्वारा हम लोग क्रिया का निर्माण करते हैं। इसके क्रिया के 2 भाग होते हैं। क्रिया के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक कर्म के आधार पे, या तो रचना के आधार पे, या तो बनावट के आधार पर इनको विभक्त किया गया है। दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहला हम देखते हैं कर्म, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया। किसमें? कर्म, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? अ प्लस कर्म, यानी बिना कर्म के। इसका परिभाषा क्या है? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, यानी सीधे सीधे जिस क्रिया का फल किसके ऊपर पड़े? कर्ता के ऊपर पड़े, वहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता है? हमारी अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पे देखें, राम सोता है तो सीधे सीधे प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर पड़ रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ भी पक्षी के ऊपर यानी कर्ता के ऊपर। रेलगाड़ी चल रही है, राधा हंसती है। तो अगर हम अकर्मक क्रिया की पहचान की बात करें तो उस पहचान में अगर हम क्या से प्रश्न करें, किसे से प्रश्न करें और किसका का प्रश्न करें, तो इन सब का जवाब हमको नहीं मिलेगा। जवाब नहीं मिलेगा किसमें? अकर्मक क्रिया में। जैसे राम सोता है तो क्या सोता है? तो क्या क्या का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, किसका उड़ रहे हैं, किसे उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे हम कौन से इसमें प्रश्न करें तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। जैसे कौन सोता है, तो कौन का उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। तो कौन सो रहा है? राम सो रहा है। चिड़िया उड़ रही हैं, कौन उड़ रहा है? चिड़िया उड़ रही हैं। राधा हंसती है, कौन हंस रहा है? राधा हंस रही है। तो अकर्मक क्रिया में कौन से प्रश्न करने पर उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है, लेकिन क्या, किसे और किसका प्रश्न करने पे इसका जवाब यानी उत्तर हमको प्राप्त नहीं होता है। अब वहीं पे जो सकर्मक क्रिया होती है, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़े। तो कर्ता को छोड़ करके जब कर्म पर प्रभाव पड़ने लगेगा तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। भंवरा फूलों का रस पीता है। तो और इसकी पहचान की बात करें तो क्या, किसे और किसका जवाब प्राप्त होगा, यानी जब हम क्या का प्रश्न करेंगे, किसे का प्रश्न करेंगे और किसका का प्रश्न करेंगे, इन तीनों का प्रश्न हमको जहाँ पे मिलेगा, जिस वाक्य में मिलेगा, जिस क्रिया में मिलेगा, यानी वो क्या होगी? वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? तो राम पत्र लिखता है। भंवरा फूलों का रस पीता है, तो किसका रस पीता है? फूलों का रस पीता है। तो यानी हमको जहाँ क्या, किसे और किसके, क्या, किसे और किसका जवाब प्राप्त होगा वाक्य में प्रश्न करने पर, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक क्रिया में सिर्फ कौन का उत्तर प्राप्त होगा।
अब सकर्मक और अकर्मक में देखें तो एक कर्मक क्रिया होती है और द्विकर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो जिन सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है, क्या, जिसमें केवल एक ही कर्म होता है, वहाँ पे एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे कर्म क्या हो गया, पुस्तक हो गया, क्रिया क्या हो गई, पढ़ना हो गया। तो एक कर्म इस वाक्य में हमको मिला। तो ये कैसा वाक्य है, एक कर्मक क्रिया का वाक्य है। दूसरा, द्विकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है, तो जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। जैसे राम ने श्याम को पैसे दिए, तो राम ने श्याम को पैसे दिए, तो राम हमारा कर्ता हो गया, श्याम हमारा कर्म हो गया, पैसा हमारा कर्म हो गया और देना हमारा क्रिया हो गया। तो राम ने दिया, क्या दिया, पैसा दिया। किसको दिया, पैसा दिया, श्याम को दिया। तो श्याम और पैसे दोनों हमारे कर्म हो गए, कर्ता हमारे राम हो गए। तो यानी यहाँ पे दो कर्म मिला है, अर्थात द्विकर्मक क्रिया हो गई। अगला, अगर व्युत्पत्ति रचना की दृष्टि से धातु के भेद की बात करें तो धातु के भेद कितने होते हैं, रूढ़ धातु होता है और यौगिक धातु होता है। जहाँ पे स्वतंत्र किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, मतलब वे शब्द जो किसी पे डिपेंड ना हो, किसी पे निर्भर ना हो, वहाँ पे क्या होता है, रूढ़ धातु होती है। और यौगिक धातु क्या होती है, यौगिक धातु में यानी जो मूल धातु होती है उसमें प्रत्यय लगा करके अनेक धातुओं से संयुक्त करके बनाया जाता है। जैसे उठना से उठाना हो गया, पढ़ना से पढ़ाना हो गया। और वहीं पे रूढ़ धातु की बात करें तो जा हो गया, चल हो गया, कर हो गया, बैठ हो गया, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है यानी निर्भर नहीं है। अब यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, तीन प्रकार से होती है। कौन कौन से, यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से की जाती है। धातु में प्रत्यय लगाने से, पहला हमारा हो गया धातु में प्रत्यय लगाने से। अब अकर्मक से सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। अगर हम से का प्रयोग करें तो ये अकर्मक से सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। संज्ञा या विशेषण शब्दों से नाम धातु बनता है और अनेक धातुओं को संयुक्त करने पर संयुक्त क्रिया बनती है। यौगिक धातु तीन प्रकार से होती है। धातु में प्रत्यय लगाने से बनता है। अगर से लगाएं तो अकर्मक से सकर्मक जो प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। संज्ञा एवं विशेषण शब्दों से नाम धातु बनता है। अनेक धातुओं से संयुक्त करने पर संयुक्त क्रिया बनती है। अगला आते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से कार्य करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता खुद अपना कार्य नहीं करता है, वो कार्य किसी और से करवाता है। तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। यदि हम धातु में प्रत्यय लगा दें, ऐड कर दें, तो हम कौन सी क्रिया बनाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। जैसे राधा ने मोहन से पत्र लिखवाया, राधा ने मोहन से पत्र लिखवाया, तो यानी पत्र लिखवाने का काम कौन कर रहा है, राधा कर रहा है। किससे करवा रहा है, मोहन से करवा रहा है। तो प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, यानी एक तो जो प्रेरणा दे रहा है और उस प्रेरणा से जो प्रेरित हो रहा है। दूसरा हमारा नाम धातु क्रिया। क्या, नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। वो सारी क्रियाएं जो संज्ञा से बन रही हों, सर्वनाम से बन रही हों या विशेषण से बन रही हों। जैसे अगर हाथ की बात करें तो संज्ञा है, तो इससे जो हमारी क्रिया बन रही है हथियाना हो गई। अपना, अपना सर्वनाम है, तो अपनापन, इससे जो हमारा इसमें धातु लगा दे रहे हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बन रही हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। अगला हमारा नाम धातु क्रिया में नाम बोधक क्रिया होती है। क्या होती है, नाम बोधक क्रिया होती है। संज्ञा अथवा विशेषण के जुड़ने से नाम बोधक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे विनाश करना एक संज्ञा हो गया और करना हमारी क्रिया हो गई। लाठी मारना संज्ञा हो गया, मारना हमारी क्रिया हो गई। सुखी रहना विशेषण हो गया
और रहना हमारा क्रिया हो गया। दुखी रहना हमारा विशेषण हो गया और रहना हमारा क्रिया हो गया। अगला देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं, संयुक्त क्रिया जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? हमारी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे राम खा चुका है, तो खाना भी एक प्रकार की क्रिया है, चुका है ये भी क्रिया है। तो यानी दो क्रिया का एक साथ प्रयोग हुआ है। जब दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। अगला हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट एवं पूरा करने में जो क्रियाएं सहायता देती हैं वो हमारी सहायक क्रिया कहलाती हैं। मुख्य क्रिया को स्पष्ट रूप प्रदान करने में जिन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है हमारी सहायक क्रिया। अगला आता है हमारा संयुक्त क्रिया। क्या? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है? अब संयुक्त क्रिया के बारे में अगर हम देखें तो संयुक्त क्रिया के टोटल 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ क्रिया हो तो वो संयुक्त क्रिया होती है। लेकिन इनके 11 भेद होते हैं। 11 भेद कौन कौन से होते हैं? आरंभ बोधक होता है, समाप्ति बोधक होता है, अवकाश बोधक होता है, अनुमति बोधक होता है, नित्यता बोधक होता है, इच्छा बोधक होता है, शक्ति बोधक होता है, आवश्यकता बोधक होता है, निश्चय बोधक होता है, अभ्यास बोधक होता है और पुनरुक्ति बोधक होता है। तो ये हमारे क्या हैं? संयुक्त क्रिया के भेद हैं। टोटल कितने होते हैं? ये पूछ देता है कभी कभी कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जिनको हमने नोट नहीं किया है। अब जैसे इसमें वाच्य देखें, वाच्य क्या होता है? अब कर्तवाच्य होता है और कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। तो वाच्यों की संख्या टोटल 3 होती है। अगर हम वाच्य की प्रयोग के आधार पर वाच्य की बात करें तो वाच्य 3 होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, अगर कोई भी क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है तो उस वाक्य में कर्तवाच्य होगा। कर्तवाच्य में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह लिंग और वचन, कर्तवाच्य में लिंग और वचन कर्ता के अनुसार चेंज होता है। दूसरा हमारा कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है और ज़्यादातर कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे पुस्तक पढ़ी, पत्र लिखा जाता है, कहानी लिखी जाती है, हाथी द्वारा केला खाया जाता है। ये सब क्या है? जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो गई? कर्मवाच्य हो गई। दूसरा हमारा भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़ करके भाव के अनुसार किया गया हो, यानी यहाँ पे ना ही क्रिया प्रधान होगी ना ही कर्म प्रधान होगा, जहाँ ना यहाँ पे कर्ता प्रधान होगा और ना ही यहाँ पे कर्म प्रधान होगा। जब इन दोनों को छोड़ करके बात की जाएगी तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। भाववाच्य केवल और केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, वहीं पे कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे तोते नहीं उड़ पा रहे हैं, तोते नहीं उड़ पा रहे हैं, अब चला नहीं जा रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। तो वाच्य हमने बताया था, अभी हमने बताया क्या कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये था हमारा क्रिया से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ थियरी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पहला, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अच्छा, इसमें पक्ष होता है यानी वृत्ति और अर्थ। पक्ष, वृत्ति और अर्थ यानी ये 2 टॉपिक ऐसे थे जिनको हमने आपको नहीं बताया था। यानी वृत्ति जो होती है उसका अर्थ होता है मूड, ठीक है, और पक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है रूप, उस
पहलू यानी क्रिया की व्याख्याएं किन किन स्थितियों में की गई हैं। तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उसको बताने का कोई औचित्य नहीं था। तो एक आध क्वेश्चन आ गए हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके करेंगे तो ये आसान है, ये हो जाएगा। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई है। तो ये अभ्यास बोधक पक्ष है, पूर्णता द्योतक पक्ष है, प्रगति द्योतक पक्ष है और नित्यता द्योतक पक्ष है। तो इसमें चारों विकल्प में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो पहले का सही, यानी वो बार बार अभ्यास कर रही थी, लगातार पढ़ाई कर रही थी, इसलिए क्या अभ्यास बोधक पक्ष का ये क्या है, उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? यानी जब एक क्रिया को समाप्त कर लेता है और उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया भूतकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया और नामबोधक क्रिया। तो हमारी क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, यानी पहली क्रिया के बारे में पूछ रहा है। अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? यानी वृत्ति का अर्थ हमने बताया था व्यापार की विभिन्न विभिन्न स्थितियाँ। तो अब आप चल सकते हैं निश्चयार्थ, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक, इच्छार्थक। यानी अब आप चल सकते हैं वाक्य में उसके सामर्थ्य की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सामर्थ्य सूचक वृत्ति की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें कौन सा सही विकल्प है? नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। तो 4 का सही आंसर क्या है? तो यहाँ जहाँ एक ही कर्म होता है वहाँ पे एक कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पे 2 कर्मक यानी 2 कर्म होते हैं वहाँ पे क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। हमने आपको उदाहरण में भी बताया था कि राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। तो जब राम ने श्याम से पत्र लिखवाया था तो वैसे ही इस क्वेश्चन में दीपा ने, किसने, यानी कर्ता हमारी कौन हो गई? दीपा हो गई। और दीपा यानी गाय भी हमारा यहाँ कर्म हो गया और चारा भी कर्म हो गया, और खिलाया हमारी क्रिया हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका आंसर द्विकर्मक क्रिया हो गया। 4 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सम्मान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। यदि सारा सामान, हमने सम्मान बोल दिया, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो संभावनार्थक, संदेहार्थ, संकेतार्थ, निश्चयार्थ, यानी इसमें 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, यानी ये क्या मिल रहा है? एक तरीके का संकेत मिल रहा है कि अगर सारे सामान अच्छे मिल जाएंगे, यदि सारे सामान हमको मिल जाएंगे तो हम भोजन अच्छा बना देंगे। तो यानी क्या है? ये संकेत की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। तो पक्ष के भेद का सही, अब सीता चलने लगी है। अब सीता चलने लगी है। क्वेश्चन नंबर 6 का, आरंभ द्योतक पक्ष, पूर्णता द्योतक पक्ष, प्रगति द्योतक पक्ष, समाप्य द्योतक पक्ष। तो क्या अब सीता चलने लगी है, तो क्या करना स्टार्ट कर दी है? चलना स्टार्ट कर दी है, आरंभ कर दी है। तो आरंभ द्योतक पक्ष का क्या है? ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, संदेहार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ, विध्यर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विध्यर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प इसमें कौन सा है? रोहन चाय पीकर बैठ गया। संयुक्त क्रिया,
पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? यानी रोहन चाय पी करके बैठ गया है, यानी चाय उसने पी ली है। तो जब एक काम खत्म करके दूसरा कार्य करता है आदमी, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना, चलना, उठना और उड़ना। तो दिलाना, चलना, उड़ना और उठना में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? दिलाना क्या है? एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा, ये वृत्ति का कौन सा अर्थ है? संकेतार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ, विध्यर्थ। तो 10 का सही आंसर क्या है? ये फिक्स उसने कर दिया है कि वो शाम को घर जाएगा ही। तो निश्चयार्थ का भेद क्या है? निश्चयार्थ वृत्ति किसमें है? वह शाम को घर जाएगा। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? स्थित्यात्मक, आवृत्तिमूलक, सात्यपरक, पूर्ण पक्ष। तो 11 का सही आंसर क्या है? इसमें आवृत्ति मूलक है, वह भोजन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है, उसे हम लोग काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़ता है, यानी अब व्यापार का फल कर्ता पे नहीं पड़ रहा है तो कर्म पे पड़ रहा है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो 13 का सही आंसर क्या है? जब व्यापार का फल कर्ता पे ना पड़ करके कर्म पर पड़े तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राम सो रहा है। राम सो रहा है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में देखा था कि जब व्यापार का फल कर्ता पे पड़े तो कहाँ क्या होता है? वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, और जब व्यापार का फल कर्ता पे ना पड़ करके कर्म पर पड़े तो वहाँ पे क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पे क्या है? राम सो रहा है, तो व्यापार का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर, यानी कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो कर्ता यहाँ पे क्या है? राम है। तो 15 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है गिराना, चमकना, उठना और देना। कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 16 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी गिराना क्या है? एक प्रकार का प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग और बहुवचन पुल्लिंग। तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होता है। किस में होता है? एक वचन पुल्लिंग में होता है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो संयुक्त क्रिया का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, नाम बोधक और निश्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? नाम बोधक क्रिया जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में सकर्मक क्रिया है। निम्न में सकर्मक क्रिया है मुस्कुराना, लिखना, सोना और चलना। तो मुस्कुराना भी हमारा सकर्मक क्रिया नहीं है, सोना भी हमारा सकर्मक क्रिया नहीं है और चलना भी हमारा सकर्मक क्रिया नहीं है। 19 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी लिखना हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? ये कैसी है? ये हमारी नाम धातु क्रिया है। कैसी है ये? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण
से जितनी भी क्रियाएं बनती हैं वो सारी क्रियाएं नाम धातु होती है। हाथ से हमारा क्या बन गया? हथियाना बन गया। अपना अगर हमारा सर्वनाम है तो अपना, अपनापन हो गया। तो ये सब क्या है? जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग करके हम जिन क्रियाओं को बनाएंगे वो हमारी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 21, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? 21 का सही आंसर क्या है? उत्तरावस्था में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? उत्तरावस्था में दिखाई देती है। निम्न प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना, चलना, बदलना और पढ़ना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? 22 का सही आंसर क्या है? जगाना। जगाना क्या है? यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में डैश क्रिया है तो इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट कर्ता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब डायरेक्ट कर्ता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो 23 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, वह पढ़ता तो सफल होता। वह पढ़ता तो सफल होता। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? 24 का सही आंसर क्या है? इच्छा सूचक, संकेत सूचक, निश्चय सूचक, संदेह सूचक। तो ये संकेत दिया जा रहा है। कैसा संकेत? अगर वह पढ़ लेता तो वो सफल हो जाता। तो ये क्या है? ये कौन सी वृत्ति का प्रयोग है इसमें? संकेत सूचक वृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 25, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। 25 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आकाश में तारे निकलते हैं। वाक्य में क्रिया का पक्ष है पूर्ण स्थिति, अपूर्ण स्थिति, निरंतर बोधक स्थिति, आवृत्ति मूलक स्थिति। तो 26 का सही आंसर क्या है? ये कौन सी स्थिति है? आवृत्ति मूलक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 27, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया के लिए जिन संज्ञा अथवा विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं, धातु कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, द्विरुक्ति कहते हैं। तो 27 का सही आंसर क्या है? उसे हम लोग पूरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो किसान अपनी गाय और बैलों को, यानी अब डायरेक्ट क्या है? कर्ता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, गाय और बैलों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो जब कर्ता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है? बांधना, लूटना, पीसना और काटना। तो अकर्मक क्रिया इसमें कौन सी है? 29 का सही आंसर क्या है? पीसना क्या है? ये हमारी अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है बुलवाना, समझना, बैठना, सुनाना। तो बुलवाना क्या है? हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। तो शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो इस वाक्य में संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो 31 का सही आंसर क्या है? इसमें द्विकर्मक क्रिया है। शिक्षक जो है छात्र को क्या पढ़ा रहे हैं? एक तो कर्म हमारा ये हो गया, दूसरा कर्म हमारा हिंदी हो गया, यानी 2 कर्म हो गया, तो द्विकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? खुलना, कहना, दिखना और सिखलाना। तो सिखलाना क्या है? हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 33, तुम जाओ सो जाओ। वाक्य में सोना क्या है? अकर्मक। सोना, गिरना, चिल्लाना, हंसना, ये सब क्या है? ये हमारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। 33 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा और विशेषण। 34 का सही आंसर है कुछ शब्द का प्रयोग हम लोग क्रिया में नहीं कर सकते हैं। क्रिया विशेषण में भी कर सकते हैं, संज्ञा में भी कर सकते हैं और विशेषण में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो उजड़ना का सकर्मक क्रिया उजाड़ देना, उजाड़, उजड़वाना,
उजाड़ना। तो 35 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उजाड़ना इसका क्या है? इसका सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? उड़ाना, ओढ़, उड़वाना और उड़वाना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा? इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हमारा उड़ाना हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्यों के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। तो रवि दीवार रंगने लगा है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो 37 का सही आंसर क्या है? रवि क्या करने लगा है? दीवार रंगने लगा है। तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सकर्मक क्रिया का हमको सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं, कशिश हंस रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो 38 का सही आंसर क्या है? उगना कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, चिड़िया उड़ना कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, हंसना कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, लेकिन सीता क्या कर रही है? वीणा बजा रही है। ये एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वाक्य में प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और कृदंत क्रिया। तो 39 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी अनु ने क्या करके किया? देख कर निबंध लिखा। तो निबंध पहले से ही लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जागना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जगवाना, जगाना, जागवाना और जाग। तो 40 का सही आंसर क्या है? जगाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 41 का सही आंसर है क्रिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, धातु कहते हैं क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। 43 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, माँ ने पिताजी के सामान मंगवाया। तो यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक क्रिया, आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया। तो 44 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या है? मंगवाया। मंगवाना क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, यानी यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान में उचित यानी कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? नाम धातु, अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या है? ये एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है, यानी मोहन के ऊपर इफेक्ट नहीं, पिताजी को पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? पिताजी को। अगर पिताजी का क्या, किसको का प्रश्न हमको मिल रहा है तो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और कौन का उत्तर मिल रहा है तो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था। तो 46 का सही आंसर क्या है कि मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मुझसे खाया जाता है, मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 47, पंछी पानी पीते हैं। इसका कर्मवाच्य, यहाँ पे भी कर्मवाच्य रूप बताना है। तो पंछियों से पानी पिया जाता है, पानी पंछी से पिया जाता है, पंछियों से पानी पी जाती है, पानी पंछियों से पिए जाते हैं। तो 47 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पंछियों से पानी पिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, सही कर्मवाच्य वाक्य छांटिए। इनमें से कौन सा सही कर्मवाच्य वाक्य है? रोगी से चला जाता है, पिताजी से खाया नहीं जाता है, भाई से खाया जाता है, बहन से पढ़ी जाती है।
तो इसमें कौन सा सही कर्मवाच्य का उदाहरण है? 48। 48 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भाई से खाया जाता है। ये क्या है? कर्मवाच्य का सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? मैं लेख लिखता हूँ, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया है, रमेश कपड़े धो रहा है, राधा से चला नहीं जाता है। तो 49 का सही आंसर क्या है? रमेश कपड़े धो रहा है। इसमें कौन सा है? कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? भाववाच्य हमने वाच्य बताया था 3 होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो कर्मवाच्य, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, जहाँ पे ना कर्ता की और ना कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। तो रवि बात करता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो 50 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मुझसे खाया नहीं जाता है। इसमें ना ही कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, यहाँ पे क्या भाव प्रधान है, यानी किसी अन्य की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य नहीं दर्शाता है? रोशनी फल बेचती है, विनय से चला नहीं जाता, राम कपड़े सिलता है, मैं अब काम नहीं करता। 51 का सही आंसर क्या है? विनय से चला नहीं जाता है। ये क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। 52 का सही आंसर क्या है? इसको भाववाच्य में कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो रमा क्या ये कर्तवाच्य था, तो कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में हमने परिवर्तित किया, तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उठिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो 53 का सही आंसर क्या है? चलिए अब चला जाए। क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। वह खाना खा रही है, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, बच्चे से चला नहीं जाता, हम ही उठा लाएंगे। 54 का सही आंसर क्या है? बच्चे से चला नहीं जाता। ये किसका उदाहरण है? ये हमारा भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मीरा जोर से हंसी वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो हंसना, चिल्लाना, रोना, गाना, ये सब किसके उदाहरण है? ये हैं हमारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 56, मैंने रमेश को पत्र लिखवाया वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है? तो 56 का सही आंसर क्या है? प्रेरणार्थक। जब कर्ता कार्य स्वयं नहीं करके किसी अन्य से करवाए तो प्रेरणार्थक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक चिन्ह, अप्रत्यक्ष क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया। तो 57 का सही आंसर क्या है? योजक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 58, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया हमारी क्या कहलाती है? 58 का सही आंसर क्या है? समस्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु। तो उसको क्या कहते हैं? साधित सकर्मक धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं गेहूं पिसवाता हूँ, पानी बरस रहा है, राम मोहन को रुला रहा है, श्याम निबंध लिखता है। तो 59 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पानी अकर्मक क्रिया की बात कर रहा है। तो अकर्मक क्रिया में कर्ता के ऊपर प्रभाव सीधे सीधे पड़ता है, सीधे सीधे कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो पानी बरस रहा है, तो पानी के ऊपर यानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या है? पानी बरस रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो 60 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 61, पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, असामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। 61 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य। तो स्कूटी राधा चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है। तो 62 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राधा से स्कूटी क्या की जाती है? चलाई जाती है। यानी किस में परिवर्तित करना है हमको? भाववाच्य में ये परिवर्तित है। क्वेश्चन नंबर 63, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? 63 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दौड़वाना इसका क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया होगी। तो मुड़ना यदि हमारा अकर्मक क्रिया है तो इसका सकर्मक क्रिया क्या होगा? 64 का सही आंसर क्या है? मोड़ना। मुड़ना का सकर्मक क्रिया क्या होगा? मोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है, रवि आम चूसता है, अब चला जाए। तो 65 का सही आंसर क्या है? अब चला जाए एक प्रकार का भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। हाथी द्वारा केला खाया गया। 66 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य को हम किस में चेंज करेंगे? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। क्या हो गया? पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ये क्या हो गया? कर्तवाच्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? क्रियावाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। 68 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 69, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में प्रधान होता है विचार, भाव, कर्म और कर्ता। तो 70 का सही आंसर क्या है? तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 61, जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त और नाम धातु। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या है? वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूँ और जा। तो 72 का सही आंसर क्या है? तो सहायक क्रिया इसमें क्या है? हूँ है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो 73 का सही आंसर क्या है? सोता, चिल्लाना, रोना, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो 74 का सही आंसर क्या है? निरंतरता बोधक का उदाहरण बरसता रहता है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, अवधिवाच्य। तो 75 का सही आंसर क्या है? ये भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 76, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? संभवतः वह शाम तक लौट जाएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करें, श्याम विद्यालय चला गया हो। तो इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग क्वेश्चन नंबर 77 में किस में किया गया? ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर सबका कल्याण करें। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य कर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। 78 का सही आंसर क्या है? कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ये कथन हमारा क्या है? ये गलत है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया नहीं होती है। भाववाच्य में किसका होता है? अकर्मक क्रिया होता है।
क्वेश्चन नंबर 79, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग किया गया है? अब बरसात रुक गई है, अध्यापक छात्र को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत लिखता है। तो 79 का सही आंसर क्या है? पूर्णता बोधक पक्ष इसमें कौन सा है? अब बरसात रुक गई है। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से किस वाक्य में कर्तवाची का प्रयोग किया गया है? छात्रों द्वारा, यानी कर्तवाची यानी कर्ता विशेष है। छात्रों द्वारा सजावट की गई है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या है? कर्ता प्रधान किसमें? मोहन पुस्तक सॉरी, यहाँ पे पुस्तक जो है गलत लिखा है, पुस्तक, ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, किस वाक्य में क्रिया के सत्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। तो 81 का सही आंसर क्या है? सत्यता बोधक पक्ष इसमें से कौन सा है? मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, बालक पतंग उड़ा रहा है, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का सही, बालक पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ाने का कार्य कर रहा है? पतंग उड़ाने का कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो 83 का सही आंसर क्या है? सकर्मक क्रिया किस में नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा हुआ है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है। 84 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रोना, चिल्लाना, गाना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण है। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। बालक घर जा चुका था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो संभावना की बात किस में की जा रही है? लगता है इस बार बरसात अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है यानी कर्म प्रधान नहीं है। उससे खाना नहीं खाया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो 86 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी वह बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। क्वेश्चन नंबर 87, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यह नहाकर पढ़ेगा। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था। घंटा लगते ही वह चल पड़ा। तो 87 का सही आंसर है वह नहाकर पढ़ेगा। ये क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। पहले वो नहाएगा फिर वो पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 88, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सही है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक होते हैं, बिल्कुल सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, गलत है। कर्ता को हम लोग यानी जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 88 का गलत आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है। मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है। धूप में चला नहीं जाता। तो भाववाच्य कौन सा है? 89 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, धूप में चला नहीं जाता। ये क्या है? ये भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 90, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया 90 का सही आंसर क्या है? द्विकर्मक धातु, साधित
सकर्मक धातु, संयुक्त धातु और समस्त धातु तो क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु। जब मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया क्रिया हमारी क्या कहलाती है? उस धातु को क्या कहते हैं हम? साधित सकर्मक धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव देख रहा है और मकान। 91 का सही आंसर क्या है? क्रिया क्या है? देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो 92 का सही आंसर क्या है? उड़ना। यहाँ पे क्या है? कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति हो उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? तो 93 का सही आंसर क्या है? उन्हें हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ कर्म अनुपस्थित हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? गाय बैठती है, सूरज निकलता है, सांप सरकता है, श्याम खाता है। तो 94 का सही आंसर क्या है? श्याम खाता है। ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है? जीना, लिखना, दिलवाना और चलना। तो दिलवाना क्या है? 95 का सही आंसर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 96, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में फिर से कर्ता अपना कार्य स्वयं नहीं करके किसी और से करवा रहा है। तो 96 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 97, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। इस वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। इस वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप है 97 का सही आंसर क्या है? आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर गीत था। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। तो 97 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। राम हंसता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। तो क्या है? हंसना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। 98 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। तो 99 का सही आंसर क्या है? श्याम बाजार जा रहा है। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 100, मनोहर सो रहा है। कौन सा भेद है? फिर से सोने की बात हो गई, अकर्मक। क्या है ये? अकर्मक हो गया। क्या हो गया? अकर्मक हो गया। 100 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 102, जो संज्ञा और विशेषण से क्रिया बनती है उन्हें हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ये हमारी क्रिया से संबंधित 100+ क्वेश्चन थे। यदि आप इन्हें कर ले रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है क्रिया के द्वारा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 101% है कि क्रिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।